BA फर्स्ट ईयर। आई एम मंजू कंबोज, GCG रानिया। आज का हमारा टॉपिक है संघ और राज्यों में प्रशासनिक संबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन पर हम बात करेंगे। पीछे हमने बात करी थी संघ और राज्य के विधायिक संबंधों पे। आज हम बात करेंगे प्रशासनिक संबंधों पे। भारतीय संविधान के 11वें भाग में दूसरे अध्याय में आर्टिकल 256 से 263 तक केंद्र और राज्यों के बीच जो प्रशासकीय संबंध है उनकी चर्चा है। अतः संविधान के अनुच्छेद 73 की अगर मैं बात करूं तो उन विषयों के संबंध में जिन पर कानून बनाने की शक्ति संसद को होती है, प्रशासनिक शक्ति संघीय सरकार को प्राप्त है, यानी कि संघ केंद्र को प्रशासनिक शक्ति ज़्यादा प्राप्त है। इसी प्रकार संविधान का अनुच्छेद 162 की मैं अगर बात करूं, जिन विषयों पर राज्य विधानमंडलों को कानून बनाने का अधिकार होता है वे सब राज्य ही प्रशासनिक शक्ति के अधीन आते हैं, परंतु व्यवहार में दोनों सरकारों के प्रशासनिक संबंध कुछ इस प्रकार से स्थापित हैं कि संघीय सरकार को प्रशासनिक विषयों के संबंध में राज्य सरकारों पर नियंत्रण रखने का क्या मिल जाता है, अवसर प्राप्त हो जाता है, ताकि दोनों के बीच जो संघर्ष की जो संभावना है वो क्या रहे, कम रहे। अतः हम कह सकते हैं कि D.D. बसु संघ सरकार की सफलता और दृढ़ता केंद्र और राज्य की इकाइयों के बीच अधिकाधिक सहयोग और समन्वय पर निर्भर करती है कि संघ और राज्यों के बीच समन्वय है, सहयोग है या नहीं है। प्रशासनिक कार्य तभी सुचारू रूप से अच्छे ढंग से चलाए जा सकते हैं यदि केंद्र और राज्यों में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। अतः मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूंगी कि राज्यों की कार्यकारी शक्ति केंद्र की कार्यकारी शक्ति के लिए बाधा नहीं बन सकती। संविधान के अनुच्छेद 257 में ये लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य सरकार अपनी प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से करेगी कि संघीय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन निश्चित रूप से हो सके, अर्थात संघ सरकार की जो प्रशासनिक शक्ति है उसके प्रयोग में किसी भी प्रकार की बाधा ना आए। अर्थात राज्य जो काम करता है, राज्यों की जो शक्ति है वो अपना काम इस प्रकार से करते हैं कि केंद्र सरकार के कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। अतः संघीय सरकार की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो इतनी विस्तृत होती है कि यदि वह चाहे तो राज्य सरकारों को प्रशासन के संबंध में निर्देश आदेश दे सकती है और राज्य सरकारों को उन निर्देशों की क्या करनी पड़ती है, पालना करनी पड़ती है। अगर राज्य सरकारें केंद्र सरकारों के आदेश निर्देशों की पालना नहीं करती तो राष्ट्रपति उस राज्य में संवैधानिक मशीनरी के असफल हो जाने की घोषणा कर देता है और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और राज्य की समस्त जितनी भी शक्तियाँ होती हैं वो केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि राज्यों की कार्यकारी शक्ति केंद्र की कार्यकारी शक्ति के लिए बाधा नहीं बन सकती। केंद्र अपने काम करेगा और राज्य अपना काम करेगा, राज्य केंद्र के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। मोस्टली पीछे जो हमारे पॉइंट आए थे उसमें मैंने नीचे से एक्सप्लेन भी किया था कि जो राज्य का जो गवर्नर होता है, जो राज्य का राज्यपाल होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, और वह राज्य में केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। अर्थात गवर्नर जो होता है वो राज्य का क्या होता है, संवैधानिक मुखिया होता है और कुछ परिस्थितियों में वास्तविक शक्तियों का वो क्या करता है, प्रयोग करता है। वह राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति ही उसको चुनता है और राष्ट्रपति ही उसको पद से हटाने का क्या रखता है, अधिकार रखता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति ही चुनाव आयोग के सदस्यों की भी नियुक्ति करता है, जिससे देश में होने वाले जितने भी चुनाव होते हैं, चाहे संसद के हैं चाहे राज्य विधानमंडलों के हैं, उन पर निरीक्षण रखना, उनको निर्देश देना, उन पर नियंत्रण रखने का जो अधिकार होता है
वो किसको होता है? केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति को होता है। इसके साथ राष्ट्रीय तथा सैनिक महत्व वाले जितने भी संचार के जो साधन होते हैं उन पर भी उनकी देखभाल करने के संबंध में समय समय पर केंद्र सरकार राज्य सरकारों को आदेश निर्देश देती हैं और राज्य सरकारें जो होती हैं उन निर्देशों की पालना करती हैं और इन कार्यों पर होने वाला जितना भी जो खर्च होता है वो केंद्र सरकार द्वारा ही राज्य सरकारों को दिया जाता है। रेलवे लाइनों की सुरक्षा, ये भी काम वैसे तो केंद्र सरकार का होता है, अतः केंद्र सरकार राज्य की सीमा के अंदर स्थित जितनी भी रेल लाइनें हैं, जितने भी जल मार्ग हैं, उनकी सुरक्षा का काम किसको दे देती है? राज्य सरकारों को दे देती है। राज्य सरकारों को निर्देश आदेश देती है और राज्य सरकारें उन आदेशों निर्देशों की क्या करते हैं? पालना करते हैं। इसी तरह अंतर्राज्यीय नदियों के जल बंटवारे संबंधी जो विवाद है, जो झगड़ा है, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच अगर कोई नदी होकर गुजरती है, उन झगड़ों का निपटान भी किसके द्वारा किया जाता है? संघीय संसद के द्वारा किया जाता है। अतः अनुच्छेद 262 के तहत जो है कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र को है। अतः संसद के द्वारा सन 1956 में अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम पास भी किया गया था, जिसके अंतर्गत अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों को हल करने के लिए एक न्यायाधिकरण की व्यवस्था की गई है और इस न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष होता है, 2 अन्य सदस्य होते हैं, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश होगा तथा उच्च न्यायालय में कार्य कर रहे न्यायाधीशों में से अन्य 2 नियुक्त किए जाएंगे। अतः न्यायाधिकरण के निर्णय को मानने के लिए सभी क्या होंगे? पक्ष बाध्य होंगे और उसके निर्णयों के विरुद्ध कहीं पर भी अपील नहीं की जा सकती। अतः हम कह सकते हैं कि अंतर्राज्यीय नदियों का जो जल बंटवारा है उस पर भी निर्णय लेने का अधिकार किसको होता है? केंद्र को, और केंद्र ही न्यायाधिकरण की क्या करती है? व्यवस्था करती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात करें तो उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अंतर्राज्यीय परिषद व्यवस्था अनुच्छेद 263 का प्रावधान भी है कि राष्ट्रपति सार्वजनिक हितों के लिए आवश्यक समझे तो देश जारी कर अंतर्राज्यीय क्या कर सकता है? स्थापना कर सकता है। यदि उन विवादों की जांच, यह परिषद क्या करती है? विवादों की जांच पड़ताल करती है जो विषय राज्यों के लिए या कुछ राज्यों और केंद्र के लिए साझे होते हैं और राज्यों के आपसी झगड़ों का निपटारा भी इस अंतर्राज्यीय परिषद के द्वारा ही किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि अंतर्राज्यीय परिषद जो बनाई जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा बनाई जाती है। अतः अंतर्राज्यीय परिषद की 11वीं बैठक की अगर मैं बात करूं वर्तमान सरकार के द्वारा 10 वर्षों के अंतराल के बाद 16 जुलाई 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई। अतः वर्तमान सरकार द्वारा केंद्र तथा राज्य के संबंधों में सुधारने की दिशा में प्रयास किए गए। अतः 12वीं बैठक 25 नवंबर 2017 को और 13वीं बैठक 25 मई 2018 को भी बुलाई गई थी, जो वर्तमान सरकार की केंद्र और राज्य के संबंधों को सुधारने के लिए क्या थी? वचनबद्ध थी। उसके बाद मैं बात करूँ तो आपातकाल आर्टिकल 352 की हम यहाँ पे बात करेंगे। आर्टिकल 352 के द्वारा युद्ध, बाहरी आक्रमण, जो शस्त्र विद्रोह हो जाता है तो उस समय सारी शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में चली जाती है। पूरे जो राष्ट्र का शासन होता है या किसी एक भाग का जो शासन होता है वो राष्ट्रपति के हाथों में आ जाता है। अतः कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त हो जाता है? राष्ट्रपति को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाओं की जो व्यवस्था होती है, जैसे IAS IPS जितने भी अधिकारी होते हैं, जैसे संघीय लोक सेवा आयोग की जो नियुक्ति होती है उन पर पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार का ही होता है, जबकि इन सेवाओं के अधिकारी राज्यों में उच्च पदों पर कार्यरत होते हैं, परंतु राज्य का ये प्रशासन चलाते हैं। लेकिन फिर भी सारी शक्ति जो होती है वो किसको होती है? केंद्र सरकार को होती है। संघ सरकार का उस पर क्या होता है? पूर्ण नियंत्रण होता है। आर्थिक सहायता की बात करें, आर्टिकल 275 की मैं यहाँ पे बात करूँगी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक सहायता कौन प्रदान करता है? केंद्र। राज्यों को जब जब आर्थिक सहायता के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो केंद्र सरकार को ही कहती है। अतः यह सहायता देते समय केंद्र सरकार राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश आदेश भी देती है और राज्य सरकारों को उन आदेशों की उन निर्देशों की क्या करनी पड़ती है? पालना करनी पड़ती है।
उसके बाद हिंदी भाषा के विषय के संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 की अगर मैं बात करूं तो उसके अंतर्गत केंद्र द्वारा हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए